हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बोला था बैक बॉन्डिंग और ब्रिज बॉन्ड की बात करेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपन क्लियर कर चुके हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ आने के बाद जो आज टॉपिक स्टार्ट है वो है बैक बॉन्डिंग। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की अगर वीडियो देखी है तो ही ये टॉपिक समझ आने वाला है। क्या टॉपिक का नाम? बैक बॉन्डिंग। नाम से थोड़ा समझ आ रहा है, बैक मतलब पीछे से बॉन्ड अगर बनेगा तो। ठीक है, बैक बॉन्डिंग का मतलब समझ आ रहा होगा थोड़ा बहुत कि पीछे से अगर बॉन्ड बन रहा है तो उसको क्या बोल रहे हैं? बैक बॉन्डिंग। जैसे देखो, पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं वो बताता हूँ। जैसे हमसे पूछा कि BF3 बनाओ, ठीक है, तो यहाँ फ्लोरीन रहेगा बेटा, यहाँ फ्लोरीन रहेगा और यहाँ फ्लोरीन रहेगा। किस केस में? BF3 के केस में। तो अब अगर मैं बोरॉन को देखूँ तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पहली क्लास में भी देखा था, 1s2, फिर क्या आएगा 2s2, फिर बेटा 2p1। ठीक है, 1s2 2s2 2p1। इतनी बात समझ आती है। अब इस बोरॉन को कितने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना है? 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना है। इसका मतलब इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बेटा? 3 अनपेयर्ड। जबकि अभी कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? 2s और 2p सेकंड पीरियड के दो, ठीक है, सेकंड शेल के। तो हम इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे और आगे डाल देंगे। हम जैसे ही ये करेंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब बन के आएगा वो क्या है? 1s2, ये है 1s, ये है 2s और ये है 2p। समझ पाए बात को? हमने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करा, एक्साइट करवाया। फर्स्ट एक्साइटेशन के बाद हमारे पास s में 1 इलेक्ट्रॉन है, p में 2, मतलब टोटल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। अब यहाँ पे फ्लोरीन ऐड होगा बेटा, ये फ्लोरीन ऐड हुआ, ये फ्लोरीन ऐड हुआ और ये फ्लोरीन ऐड हुआ। ठीक है, इतनी बात समझ आती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अब अगर फ्लोरीन को तुम ध्यान से देखोगे, थोड़ा डिटेल में समझना है इस टॉपिक को। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत थी? 1 इलेक्ट्रॉन्स की। तो उसने जैसे ही एक बॉन्ड बनाया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्या बोल रहा हूँ मैं? इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7 इलेक्ट्रॉन्स थे वैलेंस शेल पे। ठीक है, तो 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन तो गया बॉन्डिंग में, ये बॉन्डिंग में गया। इस फ्लोरीन के साथ भी सेम रहेगा, 1 2 3 4 5 6। इस फ्लोरीन के साथ भी सेम रहेगा। अच्छा, ठीक है। तो फ्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है तीनों ही केस में। इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत थी, इसको भी और इसको भी। तो तीनों ही फ्लोरीन ने क्या करा बेटा? इलेक्ट्रॉन्स क्या करे? बोरॉन के साथ शेयर करे और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया, अपना काम कंप्लीट कर लिया। बट अगर बोरॉन को तुम ध्यान से देखोगे तो बोरॉन्स के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1 बॉन्ड यहाँ बन रहा है, 1 बॉन्ड ये, 1 बॉन्ड ये, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बने? 2 4 और 6। तो बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है अभी? 6 इलेक्ट्रॉन है। बट बोरॉन के पास क्या है बेटा? वैकेंट ऑर्बिटल है। ये दिख रहा है क्लियरली? यहाँ ये वैकेंट ऑर्बिटल, ये पूरा इसीलिए बना रखा कि बिल्कुल डिटेल में समझो तुम। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैंने तुम्हें बता दिया, उसके बाद भी पूरा डिटेल में समझाने के लिए ही ये मैंने बना रखा। तो बोरॉन के पास क्या बेटा? एक वैकेंट ऑर्बिटल है, 2p वैकेंट ऑर्बिटल। कौन सा है? 2p वैकेंट ऑर्बिटल। और फ्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम देखोगे, फ्लोरीन के केस में अगर यहीं पे देख लो क्या होता है? 1s2 2s2 2p5, यही होता है। ठीक है, 2p5 में हुआ क्या कि फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी। किसके साथ शेयरिंग करी? 1 इलेक्ट्रॉन्स की। बोरॉन के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी। तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब फ्लोरीन के पास क्या पड़े हैं? लोन पेयर पड़े हैं बेटा, 1 2 3 लोन पेयर। कौन कौन से लोन पेयर हैं? ये लोन पेयर्स हैं। किसके? 2p के और किसके? 2s के ये। और बोरॉन के पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। तो मैंने तुम्हें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वक्त बताया था कि अगर एक एलिमेंट के पास लोन पेयर है और दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल, तो वहाँ पे क्या हो सकता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है। ये कंसेप्ट समझ आया? ये बात समझ आई जो बना रखे हैं डब्बे ऑर्बिटल। अब देखो क्या होता है, फ्लोरीन क्या करेगा? बोरॉन के पास अभी केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो फ्लोरीन क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसको शेयरिंग में दे देगा। ये
समझ पाए? अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए इसने, शेयर कर दिए यहाँ पे। और शेयर किसके थ्रू करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। और इसको हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। बी और एफ के बीच में पहले ही एक बॉन्ड था सामने से, फिर फ्लोरीन ने करा पीछे से एक बॉन्ड बनाया, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। ठीक है। और जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर जाता है डोनेट में, तो वहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ठीक है। एक बार इसको उतारो, फिर मैं वापस बताता हूँ। पहले ये करना, फिर ये करना। ये जो लोन पेयर है, ये कौन सा लोन पेयर है, 2p का लोन पेयर है। 2p का लोन पेयर है। कौन से ऑर्बिटल में आ रहा है, 2p ऑर्बिटल में आ रहा है ये, क्योंकि वैकेंट कौन सा है बोरोन का, 2p। ठीक है। तो f का 2p का इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, डोनेट हुआ, और किसके पास है, बोरोन के 2p ऑर्बिटल के पास। ठीक है। बना लिए, इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है। कैसा बना है, ये बोरॉन था, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। तो बैक बॉन्डिंग के लिए जो कंडीशन है बेटा, बैक बॉन्डिंग की जो कंडीशन है वो क्या है कि बैक बॉन्डिंग वहीं, नाम से समझ आ रहा है बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग की पहली कंडीशन तो है कि बैक बॉन्डिंग वहीं बनेगा जहाँ पे दो एटम्स के बीच में पहले से कोई बॉन्ड बना हुआ, मतलब पहले से एक सिग्मा बॉन्ड पहले से ही हो। बैक बॉन्डिंग वहीं पॉसिबल है जहाँ दो एटम्स के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा बना हो। ठीक है। तो ये क्या करेगा, फ्लोरीन इसको बॉन्ड दे रहा है, तो ये कहलाएगी इसकी बैक बॉन्डिंग। ठीक है। ऐसा हो सकता है, या कैसा हो सकता है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, इसके पास भी तो लोन पेयर है, तो ये फ्लोरीन भी तो दे सकता है। या अगर हम तीसरा केस देखें, यहाँ पे फ्लोरीन है, ये बोरॉन है, फ्लोरीन, ये फ्लोरीन भी इसको दे सकता है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। तो पहला जो कंडीशन आता है कि इन दोनों के बीच में, दो एटम्स के बीच में पहले से क्या हो, ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बैक बॉन्डिंग वहीं बनेगी बेटा जहाँ पे कंडीशंस देखो। अब थोड़ा ध्यान से समझना है इसको, ये बात समझ आती है तो थोड़ा ध्यान से समझ लो एक बार, बैक बॉन्डिंग है क्या या उसकी कंडीशंस क्या हैं। बैक बॉन्डिंग बनने के लिए पहले तो नाम समझो, बैक बॉन्डिंग मतलब पीछे से बॉन्ड बन रहा है। देखो ये पीछे से बन रहा है, ये पीछे से बन रहा है, मतलब पहले ही दो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है ये कौन सा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा, पाई, क्योंकि डबल बॉन्ड के अंदर आ रहा है, पाई बॉन्ड। ठीक है। तो दो एटम्स के बीच में पहले ही सिग्मा बॉन्ड होना कंपलसरी है, पहली कंडीशन। इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना है इसको, ठीक है नहीं, कि दो एटम्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड होना कंपलसरी है। सेकंड, एटलीस्ट वन एलिमेंट के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और दूसरे के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, जिसके कारण वो उसको डोनेट कर सके, और दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल जिससे वो एक्सेप्ट कर सके। ठीक है। बैक बॉन्डिंग में लिखना, एटलीस्ट वन एलिमेंट should have, at least one element should have lone pair, at least one element should have lone pair and other element have vacant orbital, other element have vacant orbital for accept electron, for accept electron, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जिसके बीच में भी बैक बॉन्डिंग हो रही है, ध्यान से समझना, जिसके बीच में भी बैक बॉन्डिंग हो रही है दो एटम्स के बीच में, उसमें से कम एक एलिमेंट सेकंड पीरियड का होना कंपलसरी है। अगर दोनों ही सेकंड पीरियड के हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर मतलब कम से कम एक तो होना ही चाहिए। अगर दोनों सेकंड के हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट कम से कम एक तो होना ही चाहिए। एटलीस्ट वन एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड, सेकंड लिखना है इसमें, एटलीस्ट वन एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड, मतलब कम से कम एक एलिमेंट किसका होना चाहिए, सेकंड पीरियड का। जैसे यहाँ पे तुम देख रहे हो बोरॉन और फ्लोरीन दोनों किसके हैं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है बेटा। ठीक है। थर्ड पॉइंट, बोथ एलिमेंट्स हैव नियरली इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल, बोथ एलिमेंट हैव नियरली इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स, मतलब दोनों के पास क्या होना चाहिए, इक्वल एनर्जी का ऑर्बिटल होना चाहिए। जैसे ये 2p था, ये भी 2p है।
F के जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है कहाँ प्रेजेंट थे, 2p में, मैंने लिखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और बोरॉन का जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो क्या है, 2p। तो 2p से 2p में इलेक्ट्रॉन इजीली जा सकता है, 3p से 2p में भी जा सकता है, बट 4p से 2p में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी गैप बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ पाए? तो ये कंडीशंस है। वापस सुनो, अब जब क्वेश्चन करने जाओगे थ्योरी में ध्यान नहीं देना है, तुमने क्वेश्चंस पे देखना है क्या कि कम से कम दोनों में से एक एलिमेंट सेकंड पीरियड का होना चाहिए। पहली बात, एक एलिमेंट किसका होना चाहिए, सेकंड पीरियड का होना चाहिए। दूसरी बात कि दोनों में से अगर दो के दो सेकंड के तब तो बहुत अच्छी बात है, बट एक तो होना चाहिए। दूसरा, एक के पास लोन पेयर होना चाहिए, दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए उसको एक्सेप्ट करने के लिए, दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन, जो वैकेंट ऑर्बिटल है जहाँ इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं, या जो लोन पेयर है जहाँ पे लोन पेयर पड़े हैं, उन दोनों का जो एनर्जी है वो नियरली क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, और पहले से इनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होना कंपलसरी है, तभी तो पीछे से बॉन्ड बनेगा, तभी बैक बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो ये केस है तुम्हारे इसके। ठीक है, हटा दूं बेटा इसे? अब देखो, जैसे हमसे पूछा गया BCl3, तो बोरॉन सेंटर में रहेगा, Cl Cl Cl। तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 7 में से एक तो यहाँ चले गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये बन गया BCl3। और बोरॉन के पास क्या बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल है। अब देखो, जब बोरॉन की हम बात कर रहे हैं बार बार, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराने के बाद ये है 1s, ये है 2s और ये है 2p। तो बोरॉन के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल है, कौन सा, 2p, ये 2p वैकेंट ऑर्बिटल है। बट क्लोरीन के पास जो लोन पेयर पड़े हैं वो कहाँ पड़े हैं? क्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, क्या बोल रहा हूँ, 3s2 3p5। ठीक है, 3s2 3p5। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। क्लोरीन का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा। उसके बाद इसके पास क्या है, लोन पेयर पड़े हैं बेटा। ये लोन पेयर किस में है, 3p में। तो ये जो लोन पेयर तुम्हें दिख रहे हैं ये किसके लोन पेयर है, 3p के। तो जब हम BF3 की बात कर रहे थे, जब हम क्या कर रहे थे, BF3 की बात कर रहे थे, तो फ्लोरीन के 2p के इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफर हो रहे थे, बोरॉन के 2p में। बट क्लोरीन के केस में 3p के इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, 2p में। ठीक है, यहाँ बैक बॉन्ड तो बन जाएगा, बट ज़्यादा अच्छा बैक बॉन्डिंग कहाँ पे होगा बेटा, जब 2p से 2p में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लेवल क्या है, कम है। समझ पा रहे हो? तो ये बन गया तुम्हारा BCl3। अब अगर मैं बोलूँ क्या BBr3 में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, क्या BBr में, क्या बोल रहा हूँ मैं, BBr3, पहला हमने क्या बोला, BF3, फिर BCl3, ठीक है। बी में जो बोरॉन है बेटा, यहाँ देखो आप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जितना डेप्थ में हो सकता है उतना बता रहा हूँ, ठीक है, जितने तरीके से तुम समझ सकते हो। एक्चुअली बताने वाली बातें हैं नहीं, बट बता रहा हूँ उसके बाद भी। इसका क्या होता है, 2p, ये थर्ड पीरियड का है तो कहाँ पे आ जाएगा, 3p, ये फोर्थ पीरियड का है तो 4p, ये क्या है, 5p। बट जो बोरॉन का केस है, बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन किस में है, 2p में, तो 2p से 2p में आ सकता है, सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग होगी। 3p से 2p में आ सकता है, एनर्जी गैप है बट बन सकता है। बट ये दोनों बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कौन, 4p से 2p में इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे तुम ये बना दो, ये B, Br, Br और Br, Br के पास इलेक्ट्रॉन्स तो है बेटा, लोन पेयर कितने हैं, 1 2 3, और बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है, बट उसके बाद भी यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। क्यों,
क्योंकि इनका जो एनर्जी गैप है वो ज़्यादा है। 4p से 2p में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते हैं, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, बैक बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती है। समझ पा रहे हो? तो पहली कंडीशन आ जाओ वापस से, दो एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड हो कंपलसरी, दोनों एटम्स में से कम एक एटम सेकंड पीरियड का हो। दूसरी कंडीशन, दोनों ही एटम्स में अगर हम देखें जिसमें बैक बॉन्डिंग होने वाली है, एक के पास लोन पेयर हो, दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल, उसको एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। तीसरी कंडीशन और लास्ट कंडीशन, इनका जो एनर्जी गैप है वो क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। जितना एनर्जी गैप कम, बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग। समझ गए? ये लिख लिया ना, ये पूरा नोट कर लेना है तरीके से। अब इसमें क्वेश्चन आता है बेटा, ये जो मैंने लिखा था ना BF3 BCl3, इससे रिलेटेड ये BF3 विच वन शो मोस्ट एसिडिक करेक्टर, इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक करेक्टर कौन शो करेगा ये बताना है तुम्हें। इसमें क्वेश्चन लिख लेना, विच वन शो मोस्ट एसिडिक करेक्टर, सबसे ज़्यादा एसिडिक करेक्टर कौन शो करेगा। एसिडिक करेक्टर का मतलब जो बाहर से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो देखो BF3 वापस बना रहा हूँ, बोरॉन, अब समझ आ जाना चाहिए बेटा, ये वापस से तीसरी बार बना रहा हूँ मैं। ये बोरॉन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, तो बोरॉन बाहर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता था क्योंकि इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, बट एक्सेप्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती बेटा इसको। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन क्या कर देता है, इसको इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। क्या हो रहा है, बैक बॉन्डिंग के थ्रू फ्लोरीन क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। तो अंदर से ही अगर इलेक्ट्रॉन मिल गया, अगर अंदर से ही ज़रूरत पूरी होगी तो बाहर वालों से मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर मैं तुम्हें बताया था BCl3 के केस में भी हो सकता है, बट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन किस में होगा, BF3 में। बट BR3 के केस में ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है ये बेचारा वैकेंट ही रह जाएगा, ये जो खाली है खाली ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये BBr3 और BI3 क्या कर सकता है, बाहर से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। समझ पा रहे हो? तो सबसे स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग किसमें होगी, BF3 में, फिर BCl3 में, फिर BBr3 में तो होगी नहीं और BI3 में भी नहीं होगी। तो अगर सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग BF3 में हो रही है तो क्या ये बाहर से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, एसिडिक करेक्टर शो करेगा? नहीं। मिनिमम एसिडिक करेक्टर कौन शो करेगा, BF3, और मैक्सिमम कौन करेगा, BI3। समझ पा रहे हो? बाहर से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, एसिडिक, ठीक है। तो BI3 में क्या है, बैक बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये लिख लेना क्वेश्चन, सही है। समझ आ गया बेटा? BF3 के केस में ये कौन सा बॉन्ड है, यहाँ पे देखो, एक सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा पाई बॉन्ड है। जो दूसरा बॉन्ड बनेगा हमेशा क्या होगा, पाई बॉन्ड। मैंने तुम्हें इससे पहले वाली क्लास में बताया था बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की क्लास में, कि जो पहला बॉन्ड बनेगा वो हमेशा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। पहला बॉन्ड हमेशा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। तो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो डेटिव बॉन्ड जैसा बिहेव कर रहा है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही हम क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड। फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये बना तुम्हारा बैक बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, पीछे ट्रांसफर हो रहे हैं। कौन से बॉन्ड के थ्रू हो रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक जरिया है, बैक बॉन्डिंग का एक जरिया है। बैक बॉन्डिंग का एक्चुअल मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, बैक को ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है एक, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, बट यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड था वो सिग्मा था। यहाँ जो बन रहा है ये क्या है, पाई, ठीक है। तो ये बैक बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्डिंग भी बोलते हैं। पाई बैक बॉन्डिंग भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पाई बैक बॉन्डिंग। समझ आ गया क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड ही बनेगा ना, पहला बॉन्ड तो पहले से ही बन चुका है, तो दूसरा बॉन्ड हमेशा क्या बनेगा, पाई बनेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, पाई बैक बॉन्डिंग। समझ गए बेटा बात? ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था तुम्हारा बैक बॉन्डिंग का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बनाना बॉन्ड के या ब्रिज बॉन्ड के साथ, ठीक है। चलो बाय।